हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम 12 से 18 जुलाई 2021 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखना आप न भूलिएगा। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका पूरा एक सीरीज़ बन जाएगी, जिससे आपको अच्छे से करंट अफेयर समझ में आ जाएंगे इस सप्ताह की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की, हमारे पार्ट 2 की। तो हमारा आज के सेशन का जो पार्ट 2 सेशन है, उसका जो पहला टॉपिक है वो है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में सदन का नेता इन्हें नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी है। और थावरचंद गहलोत जो पहले सदन के नेता थे, उनकी जगह लेंगे। और उनको, थावरचंद गहलोत को, अब कर्नाटक के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है आज के सेशन का, वो आता है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2021 शीर्षक के साथ वाली एक रिपोर्ट यूएनएफएओ में कहा गया है कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एफएओ, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष आईएफएडी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूएनआईसीईएफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्यूएफपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि इस वर्ष 2019 के वर्ष की तुलना में 2020 में 161 मिलियन अधिक लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा है। और हम आपको बता दें कि 2020 ही वह वर्ष है जिस वर्ष कोविड की स्टार्टिंग हुई थी। और उसके बाद 2020 के बाद 2021 उसका सेकेंड ईयर है, जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी इंडिया में और विश्व के अदर कंट्रीज़ में भी ये सेकेंड वेव ही थी लगभग। और इसी कारण से कई लोगों का रोज़गार छीना, उनकी आजीविका गई और यही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि 161 मिलियन ज़्यादा लोगों को इस बार भुखमरी का सामना करना पड़ा। और इससे वह आंकड़ा 720 से 811 मिलियन के लगभग पहुंच गया। तो कोविड यकीनन हमारी ज़िंदगी पर असर डाल रहा है, इस रिपोर्ट को से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आज का तीसरा टॉपिक आता है, वो आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है तथा शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है और केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं। कितने टोटल ओवरऑल रुद्राक्ष? 108 है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना। कन्वेंशन सेंटर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया गया है। और हम अब यूपी की बात करें तो यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने
कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया। यह सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना तथा बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में असुविधा को कम करना। ये लोगों, साझेदारी फर्मों और कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देगा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है। कर्नाटक के बारे में यदि हम थोड़ा और जानें तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल की बात करें तो वो है थावर चंद गहलोत। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है, चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हेनोन प्रांत में चोंगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया है। ये परियोजना चीन के राष्ट्रीय परमाणु निगम CNNC की लिंगलोंग 1 SCP-100 तकनीक पर आधारित होगी। बहुउद्देशीय 125 मेगावाट SMR एक दबावयुक्त जल रिएक्टर है जिसे बिजली उत्पादन, शहरी तापन, शहरी शीतलन, औद्योगिक भाप उत्पादन या समुद्री जल विलवणीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया है इस परियोजना को। और चीन के बारे में यदि हम जानें तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और ये हमारा टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हेनोन प्रांत में चोंगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूल छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है, 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का दुखद निधन हो गया है। 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं ये, जिन्होंने तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े पे मत रो, जुबेदा, बधाई हो, डेली सोप, बालिका वधू में उनके अभिनय के लिए उन्हें जाना जाता है। वो आखिरी बार नेटफ्लिक्स के एंथोलॉजी घोस्ट स्टोरीज 2020 में जोया अख्तर द्वारा जो निर्देशित थी उस कहानी में नजर आई थी, जिनका अब दुखद निधन हो गया है, सुरेखा सीकरी का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। नया मिशन तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित है। और इस समारोह में इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हरगोज ने भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत महमूद अल खाजा ने आधिकारिक तौर पर मार्च में जिसकी शुरुआत में अपनी साख प्रस्तुत की। संयुक्त अरब अमीरात की यदि हम राजधानी की बात करें तो वो अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिहरम है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद हैं। खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है नफ्ताली बेनेट। और इजराइल के जो नए राष्ट्रपति बने वो हैं इसाक हरगोस। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। हम संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानें तो यह एक बेहद ही, आप यूँ कह सकते हैं कि बेहतरीन देश है, जिसमें आपको कई सारे स्टेडियम देखने को मिलेंगे। स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए
पॉपुलर स्टेडियम्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, इन नाम से कई सारे स्टेडियम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आईसीसी का हेडक्वार्टर भी स्थित है। तो एक आर्थिक परिदृश्य से देखें तो अबू धाबी ने यानी कि यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे कि और देश के लोग वहाँ पर जाकर अपने कार्य कर सकें। यानी कि भारत में जब कोविड हुआ था तो पिछले वर्ष आईपीएल का आयोजन भी वहीं किया गया था, और इस वर्ष भी आईपीएल आधा स्थगित करना पड़ा तो आधा आईपीएल वहीं होना है, और अगले वर्ष का T20 वर्ल्ड कप भी वहीं खेला जाएगा। तो उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि वहाँ पर आए लोग और वहाँ पर उससे उनके लोगों को रोज़गार मिले, उनकी भी आय में वृद्धि हो। तो ये एक बेहद ही बेहतरीन काम किया है अबू धाबी ने, जिससे वहाँ की आर्थिक प्रगति भी काफ़ी सुधरी है। ठीक है, तो इस प्रकार का काम इंडिया भी कर सकता है कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, जिससे कि और देशों के जो कार्यक्रम हैं और देशों के जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स वगैरह हैं वो भारत में आयोजित हों, जिससे भारत के लोगों को रोज़गार मिलने के साथ साथ भारत की आर्थिक प्रगति में भी इससे सहायता मिलेगी। ठीक है, तो हमारी इस बात के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है कि सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्मों में से एक का अनावरण किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर भी आप डेवलप्ड कंट्री के रूप में देख सकते हैं, छोटा ही देश है लेकिन काफ़ी अच्छा विकास हुआ है यहाँ पर। परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने का यहाँ इसने लक्ष्य रखा है। और पश्चिमी सिंगापुर में एक जलाशय पर स्थित 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण सेम्स कार्प इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया है। यह संयंत्र 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला है, काफ़ी बड़ा जिसे आप कह सकते हैं। 45 फुटबॉल के क्षेत्र में, ऐसे स्टेडियम होते हैं फुटबॉल के, ऐसे अंडाकार शेप जिसे कह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिसमें कि आपको देख सकते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख तक के दर्शक उसमें रहते हैं एक एक स्टेडियम में, 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक के। तो इतने बड़े 45 स्टेडियम के बराबर यह क्षेत्र है जिसमें इस सौर पैनल की स्थापना यहाँ पर की गई है। और यदि हम थोड़ा और बात करें तो द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन यह करता है। तो सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्मों में से एक का अनावरण किया गया है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नहीं बल्कि इसी टॉपिक को थोड़ा और पढ़ते हैं हम कि 45 हेक्टेयर साइट पर एक 22,000 सौर पैनलों से उत्पन्न बिजली सिंगापुर को दुनिया के उन 6 देशों में से एक बना देगी जहां जल उपचार प्रणाली पूरी तरीके से सतत ऊर्जा द्वारा संचालित है। सतत ऊर्जा यानी कि जो ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। सौर फार्म सालाना लगभग 32 किलोवाट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सड़कों से लगभग 7,000 गाड़ियां हटाने के बराबर होगा। यानी कि आप सड़कों से 7,000 गाड़ियों को हटा दें और तब जो कार्बन उत्सर्जन कम हो उतना कम होगा इस बिजली बनाने से। ठीक है, और इस सौर ऊर्जा के प्लांट से। सिंगापुर के बारे में यदि हम जाने तो यहाँ की जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर, राजधानी सिंगापुर है, और सिंगापुर के जो पीएम है वो ली सियन लुंग है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल में के फर्मों में से एक का उद्घाटन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने AFC फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरल FC
को नामित किया है। महिला लीग के विजेता टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन चूंकि यह आयोजित नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय महासंघ ने चौथे संस्करण के चैंपियन को नामित किया है। 2019 में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय महिला लीग IWL के फाइनल में क्रिप्सा FC को हराकर गोकुलम केरल FC खिताब जीतने वाली केरल की पहली टीम बनी थी, गोकुलम FC। ठीक है, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF ने FC क्लब चैंपियनशिप 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरल FC को चुना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस के रूप में भी जिसे हम जानते हैं, उसे हम प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाते हैं। यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाया था। यह तब हुआ जब 120 राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि के रूप में जाना जाता था। कानून को अपनाने के लिए सहमत होने वाले सभी देशों ने ICC के अधिकार क्षेत्रों को स्वीकार किया है। इंटरनेशनल काउंसिल कोर्ट है, और यह दिवस प्रतिवर्ष हम इसीलिए 17 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो है 13 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में स्पिन बोल्डक ज़िले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्टिंग करते समय हुए संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का दुखद निधन हो गया। वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत थे। उन्होंने 2018 में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के साथ फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले 6 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार जीता था। तो प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी नामक पत्रकार का दुखद निधन 13 जुलाई को हो गया है। हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन LTD IPRCL ने नोएडा एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच पोड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की योजना है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार इसकी लागत लगभग 865 करोड़ रुपए होगी और इसकी दूरी 14 किलोमीटर होगी। यह भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा होगी और जिसमें 4 से 6 यात्री बैठ सकते हैं प्रति टैक्सी में। नोएडा एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच यह चलाई जाएगी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वह आता है पेनुला। पारंपरिक लोक उत्सव है। यह एक हर साल तेलुगु में आषाढ़म महीने में पड़ता है। यह उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य शहरों में भी मनाया जाता है। बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषित किया था। तो तेलंगाना का राज्य उत्सव बोनालू आषाढ़ महीने में जो मनाया जाता है वो इस बार मनाया जाएगा। बोनालू उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में 25 मंदिरों में देवी महाकाली को पारंपरिक बोनम भोजनम से उत्पन्न, जिसका अर्थ है भोजन, की पेशकश करते हैं इस उत्सव के दौरान। और तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो वो हैदराबाद। राज्यपाल है तमिलिसई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि बोनालू उत्सव
पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़ महीने में जून जुलाई के दौरान मनाया जाता है। अब हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक आता है इस सेशन का वो है कि आंध्र प्रदेश ने संविधान के 103वें संशोधन के अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। रोजगार में 10% आरक्षण से कापू समुदाय को लाभ होगा जो न तो बीसी कोटे के तहत लाभान्वित है और न ही ईवीएस कोटा और अन्य खुले प्रतिस्पर्धी वर्गों के तहत जो ईवीएस कोटा लागू नहीं होने के कारण आरक्षण के लाभों से वंचित हैं, जिन्हें अब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये देख सकते हैं आप, युवा मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, आरक्षण के ऊपर कई सारी बहस हुई है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में। क्या आरक्षण सही है या फिर आरक्षण गलत है, या फिर आरक्षण कितने प्रतिशत होना चाहिए या फिर कितने प्रतिशत नहीं होना चाहिए, और सही है आरक्षण तो क्यों और गलत है तो क्यों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमारा जो आज का सेकंड लास्ट टॉपिक आता है वो आता है कि किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाएगी। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। और हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक आता है वो एक खुशखबरी की ओर बढ़ाता है, कोविड-19 टीकाकरण की ओर एक और जानकारी देता है कि कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए केरल सरकार ने एक अभियान मातृ कवचम का हाल ही में जिला स्तर पर उद्घाटन किया है। जिला स्तर पर इसे लगाया जा रहा है, इसके अंतर्गत टीके लगाए जा रहे हैं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु तो विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त कर सकती हैं। विशेष टीकाकरण अभियान गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बचाव के रूप में आता है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनाराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। तो केरल में मातृ कवचम नाम से गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो यह हमारा आज का यानी कि 12 से 18 जुलाई 2021 के वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको देखना आप ना भूलिएगा। और साथ में हम आपको एक जानकारी भी देते हैं कि आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा शुभम नागर A1, जहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही ज़बरदस्त वे में आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसके अलावा एक और जानकारी हम आपको दे दें कि हमने अपने मोटिवेशनल वीडियोस की एक सीरीज़ यानी कि मोटिवेशन चैलेंज के नाम से शुरू की है। तो उसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।